चीज़ें ख़त्म होने की तरफ जा रही हैं। ये हो गया एब्रीविएशंस पास पेपर। ओके, लीज में सगाई वाला आपने कौन सा लेक्चर बताया? 64 पार्ट बी। ये ज़रा अकेले में बैठ के ना घर में ले लीजिएगा किसी दिन। अच्छा, लीज की समरी पे इंशाल्लाह फिर डिस्कशन कर लेंगे कभी ज़िंदगी में मौका मिला। ये मैंने करवा दिया आपको पास पेपर क्वेश्चन 16 का 2, वो जो अभी करवाया है प्री पेड और वो वाला। तो ये निकाल लें यार, पेज नंबर 61, पेज नंबर 61 निकाल लें लीज में। ये क्या चीज़ है? चलें, ये भी उसी में डिस्कशन हो जाएगी समरी में साथ ही, इसको जाने दें। आपको ज़रा जल्दी फ्री करते हैं आप। अच्छा, फाइनल अकाउंट भी यार ज़रा टिक करवा दें, क्या क्या हो गया है? ये सारा हो गया, हाँ ये सारा हो गया। अच्छा, अब ये सारी डिस्कशन तो 4-4 5-5 मिनट की है। चेंज एंड यूज़ ऑफ प्रोविजन का मतलब बताएं। चेंज ऑफ प्रोविजन एंड यूज़ ऑफ प्रोविजन। चेंज का क्या मतलब है? पिछले साल अंदाज़ा लगाया था 100 रुपये देने हैं, इस साल अंदाज़ा है 20 रुपये और देने हैं। लॉयर ने कहा 20 रुपये और देने हैं, इट इज़ कॉल्ड एज। और यूज़ ऑफ प्रोविजन किसी को याद हो क्या था? पेमेंट। पेमेंट का मतलब क्या था? यूज ऑफ प्रोविजन। चेंज का क्या मतलब था? चेंज हो गई। और यूज का क्या मतलब था? पेमेंट हो गई। इसको निकालें, साथ ये 2-3 छोटी छोटी चीज़ें और भी करवा दें। पास पेपर क्वेश्चन 20 को भी मैं पेंडिंग पे डाल रहा हूँ। ये पास पेपर तो ला मतना ही डिस्कशन है, जितनी मर्जी कर लें, 1000 पास पेपर भी कर लें, आपका और ही आना है। तो लेकिन उसमें से 80-90% एडजस्टमेंट तो वही होती है ना जो आई हुई है। तो इसको भी ज़रा फारग कर देते हैं। चलें निकालें जी, चेंज एंड यूज़ ऑफ प्रोविजन IAS 1037 में। पेज 233। प्रोविजंस शैल बी रिव्यूड एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड। बस इतना काफ़ी है। प्रोविजंस को आप रिव्यू करेंगे हर बैलेंस शीट डेट के एंड पे। इसका मतलब 2010 में एंट्री कर ली, बोलें एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। 2011 में लॉयर ने कहा पैसे और देने हैं, बोलें क्या एंट्री करेंगे? एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। इट इज कॉल्ड एज, बोलें चेंज इन प्रोविजन। इट इज कॉल्ड एज चेंज इन प्रोविजन। अच्छा, नाउ व्हाट इज यूज ऑफ प्रोविजन? यूज ऑफ प्रोविजन, फर्ज करें 2012 के अंदर आपने पेमेंट की 132 की, आपने पेमेंट की 132 की। प्रोविजन कितनी बनाई हुई थी? प्रोविजन कितनी बनाई हुई थी? 120। और कितनी रिकॉर्ड करेंगे? 12। तो बनाई कितनी थी? 120। पे कितनी करनी पड़ी? 132। और खर्चे में कितनी डाल दें? 12। यही लगे हुए हैं सुबह से सऊदी किंग के अंदर भी, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेबल क्रेडिट वाली एंट्रीज। तो पेबल चेंज हो रहा है वक्त के साथ। पहले साल लॉयर ने कहा था 100 रुपये देने हैं, अगले साल लॉयर ने कहा 20 रुपये और देने हैं। इस साल जज ने कहा छोड़ो परे 132 दो। तो डेट इज यूज। चेंज भी आ गई इसमें, चेंज भी थोड़ी सी आ गई। प्रोविजन यूज कर लिया हमने और पेमेंट कर दिया। प्रोविजन शेल बी यूज्ड ओनली फॉर एक्सपेंडिचर फॉर विच प्रोविजन वाज ओरिजिनली रिकॉर्डेड। जिस खर्चे के लिए आपने प्रोविजन रिकॉर्ड की थी उसी के लिए इसको पे कीजिएगा। ये नहीं कि प्रोविजन बनाई हो ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट की पे इधर से कर रहे हो, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। जिस मकसद के लिए प्रोविजन बनाई थी उसी मकसद के लिए उसको यूज करेंगे। आगे बताएं जी, आगे क्या? 245 246 छोड़े पड़े, आगे चलें। 242 पे एग्जाम्पल 10 है, वो तो ऐसी फारक सी एग्जाम्पल है। निकालें जी पेज 242 पे एग्जाम्पल 10। पेज 242 एग्जाम्पल 10। अल्फा इंजीनियरिंग प्रोवाइड्स, IKP की किताब में एक सवाल था ये, प्रोवाइड्स 3 ईयर वारंटी टू मेक एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स गुड्स एट टाइम ऑफ सेल। टाइम ऑफ सेल के ऊपर हमने कहा है कि हम चीज़ें तुम्हें सही करके दे देंगे जो भी बेच रहे हैं तुम्हें, अगर ख़राब हो गई।
हम मेंटेन करते हैं सीरियल वाइज प्रोडक्ट्स बिके हुए का रिकॉर्ड, लेकिन ये कस्टमर का नाम नहीं लिखते, तो क्या प्रोविजन बनाएं? प्रोविजन बनाने का कस्टमर के नाम से कोई ताल्लुक नहीं। लाइन अंडरलाइन करें, जब हमने 3 ईयर का वारंटी कार्ड उसको दे दिया तो चाहे कस्टमर का नाम होना हो, वारंटी कार्ड के ऊपर हमारी कंपनी का नाम तो लिखा होगा ना, तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कस्टमर का हमें नाम नहीं पता। देयर इज एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट, इट इज नॉट नेसेसरी टू नो द आइडेंटिटी ऑफ कस्टमर टू होम ऑब्लिगेशंस हो, लेकिन ये पता होना चाहिए क्लास ऑफ पर्सन है, ग्रुप ऑफ पर्सन है, उनको पैसे देने हैं और ऑब्वियसली जो वारंटी कार्ड लाएगा उसी को देंगे। लेकिन अगर उसका नाम लिखना भूल गए वारंटी कार्ड के ऊपर तो अब हम रिलैक्स फील करें, बोलें या वी स्टिल फील लायबल? द ऑब्लिगेटिंग इवेंट इज 3 ईयर वारंटी कार्ड हम दे चुके हैं उसको सेल के वक्त। ओके निकाल दो यार, वो पेज भी बता दो जो बोला था आपने। 245 और 246। अच्छा जी, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी में क्या डिस्क्लोज करते हैं? एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट एंड अमाउंट और टाइमिंग। उसमें नेचर भी बताते हैं, नेचर भी लिखी होगी, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर ऑफ इवेंट। ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का डिस्क्लोजर है। किसी को कॉन्टिंजेंट एसेट का डिस्क्लोजर याद हो, कॉन्टिंजेंट एसेट में क्या करते हैं? ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट एंड एस्टीमेट ऑफ द फाइनेंशियल इफेक्ट। ये तो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी और कॉन्टिंजेंट एसेट का डिस्क्लोजर हो गया। पेज खोल लें, पेज 245, पेज 245। अच्छा एक चीज और, बस इसको टिक कर लें, ये और ये। प्रोविजन का एक याद है हमने सवाल किया था जिसमें हमने मूवमेंट बनाई थी प्रोविजन की, कैरिंग अमाउंट एट बिगिनिंग ऑफ ईयर, एडिशनल प्रोविजंस, अमाउंट यूज्ड, इंक्रीज ड्यूरिंग, छोड़े पर इंक्रीज, बस ये याद है, नोट बनाया था। पेट्रोलियम वाला सवाल लिख लें, क्वेश्चन बैंक का, क्वेश्चन बैंक का मुल्तान पेट्रोलियम वाला सवाल। प्रोविजन में ये पूरी मूवमेंट बनती है यार। एक और चीज होती है, आई क्या बता, प्रोविजन में डिस्क्लोज आपने करना होता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड नेचर ऑफ इवेंट एंड अमाउंट ऑफ एनी रीइंबर्समेंट, अगर कोई है तो वो भी आप डिस्क्लोज करके बता दें। लेकिन ये चीज़ आई कैप कुछ जिक्र कर नहीं रहा, ये प्रोविजन का डिस्क्लोजर है या कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का? बोले प्रोविजन। तो प्रोविजन के डिस्क्लोजर में क्या आ गया बताएं? ओपनिंग, एडिशनल प्रोविजंस, पेमेंट्स और क्लोजिंग, ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट और अगर कोई रीइंबर्समेंट आनी है, ये प्रोविजन का नोट हो गया। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी में बोले ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट एंड एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट, और कॉन्टिंजेंट एसेट में भी क्या आ गया? ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट एंड एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट। अब ये नोट पढ़ें और पढ़ के हंसें। पैरा 92, बस पैरा 92 टिक करें और मुझे मतलब भी बताएं, मतलब भी बताएं। पैरा 92 पढ़ के हंसें। जी बताएं, कोई मुस्कुराया नहीं अभी तक? नहीं समझ लगने वाली कोई ऐसी बात नहीं, समझ लगी ना यार? क्या क्या लिखा हुआ है बताएं। इन एक्सट्रीमली रेयर केस डिस्क्लोजर ऑफ सम और ऑल ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय 37 कैन बी एक्सपेक्टेड टू नुकसानदेह सीरियसली टू द पोजीशन ऑफ एंटिटी इन अ डिस्प्यूट विद अदर पार्टीज ऑन द सब्जेक्ट मैटर या कंटिंजेंट लायबिलिटी। इन सच केसेस एंटिटी नीड नॉट डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन। यानी आपका फटा हो गया नवाज शरीफ से, अब आप अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नवाज शरीफ का नाम डालते हैं, इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय 37 कैन बी एक्सपेक्टेड टू प्रेजुडाइज सीरियसली द पोजीशन ऑफ एंटिटी। तो अगर हमने नाम डाल दिया कि नवाज शरीफ ने हमारी जो है वो फलां चीजें खरीद के पैसे नहीं दिए, तो फिर क्या होगा? फिर तो हमारी पूरी एंटिटी स्टेक पे लग जाएगी, पूरी एंटिटी स्टेक पे लग जाएगी। इन सच केसेस एन एंटिटी नीड नॉट डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन। आप ना बताएं कि क्या हुआ आपके साथ, बस वक्त आया तो खुद ही पता चल जाएगा लोगों को। बट शैल डिस्क्लोज द जनरल नेचर ऑफ डिस्प्यूट। जनरल नेचर बता दें थोड़ा सा गोल करके, कोई बंदा है, कुछ हुआ है, कुछ पैसे देने हैं, उससे लेने देने, इस तरह बता दें, टुगेदर विद द फैक्ट एंड द रीजन व्हाई इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन डिस्क्लोज्ड। और बताएं कि हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि इट विल सीरियसली प्रेजुडाइज द पोजीशन ऑफ एंटिटी। हमारे लिए बहुत मसले हो सकते हैं, इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। ओके अच्छा जी,
IS 1037 था ये। अच्छा जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अच्छा, बाकी स्काई ब्लू वाली लाइनें हमारी रह गई हैं, उनको इंशाल्लाह हम चंडीगढ़ आएंगे। अच्छा यार ज़बरदस्त अखीर होगी, तो आप फिर ऐसा करते हैं कि हम ये ख़त्म करके ये वाली 3-4 चीज़ें पढ़ के, ये तो 5-7 मिनट की चीज़ें हैं, ये पढ़ के इंशाल्लाह अब हम उस तरफ मूव करते हैं जहाँ पे मैंने कहा था स्टैंडर्ड्स निकालते हैं, और स्टैंडर्ड में से ज़रा पैरास को देख लेते हैं, स्टैंडर्ड में से पैरास देख लेते हैं, टाइम बच गया असर तक, स्टैंडर्ड में से पैरा देख लेते हैं। फिर कल इंशाल्लाह कुछ ऐसा करूँगा, मैं लेक्चर 114 के अंदर जो है मैं इधर आ जाऊँगा तकरीबन 11 बजे के करीब। तो ये थ्योरेटिकल डिस्कशन पे 15-20 मिनट लगेंगे, इसकी करंट नॉन करंट बाइफर्केशन पे 10-15 मिनट लगेंगे, और पास पेपर क्वेश्चन 20 टाइम मिला कर लेंगे, लीज की समरी पे 5-7 मिनट लगेंगे, और एथिक्स में सवाल कैसे सॉल्व करने हैं उसकी डिस्कशन होगी। तो ये इंशाल्लाह कोई आधे पौने घंटे के अंदर डिस्कशन कर लेंगे, करनी भी आज कर लेंगे, देख लेते हैं ठीक है ठीक है। मैं कल IFRS 15 क्वेश्चन 1 पास पेपर का करवाया था मैंने आपको, और मैंने आपको छुड़वा दिया था, मैंने कहा था इसमें मुझे कुछ मसला लग रहा है सोल्यूशन में। अब सही वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं इधर पोस्ट कर रहा हूं, आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं, अभी वाले नोट्स सामने। लीगल टाइटल पासिस बट रिस्क एंड रिवॉर्ड आर रिटेन। फिलिप्स ने कॉलेज वालों को बल्ब बेचे, लेकिन कहा पसंद ना आए वापस कर देना, तो बिल तो उनको बल्बों का बना के दे दिया होगा ना, बिल तो बल्बों का बना के दे दिया होगा, लीगल टाइटल पासिस, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड अभी अपने पास ही रखा हुआ है, क्योंकि वो चीजें वापस आ सकती हैं। कस्टमर मे रिटर्न द गुड्स विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड अगेंस्ट फुल रिफंड, उसे पूरा रिफंड करेंगे, इवन व्हेन द टाइटल हैज बीन पास, टाइटल उनको ट्रांसफर हो गया, एंटिटी इज नॉट श्योर, हमें अभी श्योर नहीं है कि मुझे रिफंड करना भी है या नहीं। मेरे ख्याल से हमने एंट्रीज की थी कैश डेबिट, सेल ऑफ बल्ब क्रेडिट, रिफंड लाइबिलिटी क्रेडिट। हमने अंदाजा लगाया था जितने बल्ब बिकने की उम्मीद है उसको सेल में डाल दो। एक सवाल हमने ऐसा भी किया था जिसमें हमने लिखा था कि हमें अंदाजा ही नहीं कितने बल्ब वापस आएंगे, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो फिर हमने सारा ही रिफंड लाइबिलिटी बुक कर ली थी। तो आप मुझे मिसाल दे दें, वो किताब में सोल्यूशन गलत है, इसको बस मेन बनाएं। अगर मैं किसी को चीज बेच दूं तो उसको बिल बना के दे दिया, चीज उसको ट्रांसफर हो गई लीगली, लीगली वो कह सकते हैं बल्ब मेरा है, लेकिन मैंने उसे एक ऑफर दी हुई है कि तुम मुझे वापस कर सकते, इसका मतलब है रिस्क अभी तक मेरे पास है। और दूसरी ऑपोजिट मिसाल, लीगल, वो बिल एंड होल्ड वाला खत्म कर दें जो मैंने कहा था, लीगल टाइटल डज नॉट पास बट रिस्क एंड रिवॉर्ड आर पास ऑन टू द कस्टमर। इसके आप जहन के अंदर ले आए, किस्तों के ऊपर जो चीज बेची जाती है, जो किस्तों में चीज बेची जाती है ना कस्टमर को, किस्तें मोटरसाइकिलों की किस्तों पे बेची जा रही हैं आजकल बाजार में, ओवन किस्तों पे बेचने शुरू हो गए, वॉशिंग मशीन किस्तों पे बिक रही है, इसमें लीगल टाइटल डज नॉट पास, उसको हम लीगल टाइटल नहीं देते, इसलिए नहीं देते क्योंकि वो फिर चीज अपनी लेके भाग जाएगा अपनी समझ के, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड उसको दे देते हैं, क्योंकि मैंने अगर उसे मोटरसाइकिल बेच दिया और उसके मोटरसाइकिल का कोई नुकसान हो गया तो मैं कहता हूं नुकसान तूने ही किया है, तू किस्तें मुझे स्टिल देता रहे, लेकिन लीगल टाइटल उसके नाम क्यों नहीं लगवाते एक्साइज के दफ्तर में जाके, क्योंकि एक डर है क्या, कि वो पैसे लेके भाग सकता है। A seller may retain the legal title, सेलर लीज में भी इसी तरह होता है, लीज में भी इसी तरह होते हैं, हम लीगल टाइटल अगले को ट्रांसफर नहीं करते, जब ओनरशिप ट्रांसफर होनी हो ना तो 4-5 साल बाद ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं, लीगल टाइटल ट्रांसफर नहीं करते, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड लेसी का होता है, लीज में भी इसी तरह होता है, लीज इज लाइक किस्तें। तो सेलर मे रिटेन लीगल टाइटल टू गुड्स टू प्रोटेक्ट कलेक्टिबिलिटी ऑफ अमाउंट। लीगल टाइटल मैंने अपने पास क्यों रखा हुआ है, ताकि अगला बंदा मुझे पैसे दे दे, क्योंकि अगर नाम ही उसके लगवा दूंगा फिर तो वो वैसे ही भाग सकता है चीज लेके, बट ट्रांसफर द रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप टू कस्टमर। लेकिन कस्टमर को मैं ये कह देता हूं कि मोटरसाइकिल तेरे नाम तो नहीं लगवा रहा, लेकिन अगर मोटरसाइकिल का कोई मसला हो गया किस्तों वाले को, तो समझा जाएगा तेरा मोटरसाइकिल चोरी हुआ है और तू बेचारा मजबूर होकर मुझे क्या पे करता रहेगा, किस्तें पे करता रहेगा। ये मिसाल असल में अब सही बनी है। ओके, नेक्स्ट एक थ्योरी का छोटा सा है, ये निकालें पेज 336, पेज 336, पेज 336, कौन सा स्टैंडर्ड है, क्या चल रहा है, IFRS 15, पेज 336।
यार ये एक थ्योरी का सवाल आया था, हम दुनिया में क्या क्या चीज़ें बेच सकते हैं। ये स्टैंडर्ड का पैरा टिक कर लें, पैरा 26। हम दुनिया में क्या क्या चीज़ें बेच सकते हैं, तो स्टैंडर्ड के पैरे से उठा के लिखनी है। हम चीज़ें बेच सकते हैं दुनिया में, हम चीज़ें खरीद के बेच सकते हैं, बना के बेच सकते हैं, हम किसी को एग्रीड अपॉन टास्क करके दे सकते हैं, हम किसी के एजेंट बन सकते हैं, हम किसी को कंस्ट्रक्शन करके दे सकते हैं, हम किसी को लाइसेंस दे सकते हैं, स्टैंडिंग रेडी टू प्रोवाइड सर्विस। हम सॉफ्टवेयर किसी से सॉफ्टवेयर अपडेट करने का वादा करके साइड पे बैठ सकते हैं, जब ज़रूरत पड़ी तब अपडेट कर देंगे। ऐसी एक रटा प्रोग्राम है, दुनिया में क्या क्या चीज़ें प्रॉमिस की जा सकती हैं दूसरे से, या क्या क्या सर्विसेज दूसरे को दी जा सकती हैं। पैरा 26 स्टैंडर्ड का एक तो सवाल आया था, टेल द प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज, बस तो फिर आपने वो एक डिटेल बना देनी थी। अब नहीं आएगा, ये वन में जब थ्योरी होती थी तब आता था, आपको इतना चांस इसके आने का। अब तो वो रोम्बस टाइप सवाल आ रहे हैं। अच्छा, पेज 360 है, पहले जान नहीं था। अच्छा, पेज 368 एग्जाम्पल 4, पेज 368 एग्जाम्पल 4। जी, X Limited wins a 5-year contract to provide service to customer. The contract contains a single performance obligation and WADA is satisfied over time. X will give cleaning service. X Limited कौन है? जमादार। एक जमादार ने वादा किया है कि मैं 5 साल तक जमादारी करूंगा। The contract contains a single वादा, वादा एक ही है और ये सेटिस्फाई हो रहा है ओवर टाइम। X Limited recorded revenue on time basis. जमादार रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं ऑन टाइम बेसिस, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन नहीं दे रहा, बल्कि बस टाइम बेसिस पे एक तरह की परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ही होगी। कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है? 5 साल का। तो कितनी परसेंटेज, हर साल कितने परसेंट कंप्लीट होगा? और बोल रहे हैं प्रोजेक्ट हर साल कितने परसेंट कंप्लीट होगा। टाइम बेसिस का क्या मतलब है? स्ट्रेट लाइन बेस। तो हर साल कितने परसेंट काम करके देंगे हम? 20%। 5 साल में जो काम करके देने हैं, तो 1 साल में उसका कितना काम करके देंगे? 20%। कॉस्ट इनकर्ड एंड फोरकास्ट फ्यूचर कॉस्ट आर एज फॉलोज। अब मुझे बताएं कितना खर्चा हमारे साल हो गया, कितना होगा, टोटल कितना। अगर मैं कॉस्ट बेस पर निकालूं तो कितना काम कंप्लीट हो गया। अगर मैं कॉस्ट बेस पे निकालूं, याद आ रहा है? अगर कितना खर्चा, कुशान वाला सवाल, कितना काम कंप्लीट हो गया? 30। लेकिन मैंने कॉस्ट बेस पे निकालना है या टाइम बेस पे? तो फिर मुझे बता दें मैं टोटल कॉस्ट कितनी पकड़ूं? 28। टोटल कॉस्ट कितनी पकड़ूं? 28 का मैं 36% कॉस्ट बुक करूं या 28 डिवाइडेड बाय 5? 28 इंटू 1/5। व्हाट इज माई कॉस्ट? 5600। तो बताएं कॉस्ट को टाइम बेस पे रिकॉर्ड करें या कॉस्ट को रिकॉर्ड करें ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट? जो सवाल कह रहे हैं वो करें। सवाल किस बेस पे कह रहे हैं? रेवेन्यू का डाटा दिया नहीं, वरना मैं रेवेन्यू भी बुक करता। अब मैं आपको तंग करने के लिए 2 एंट्रीज करवाने लगा हूं, इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट 5.6 और कैश डेबिट, सेल क्रेडिट। सेल मुझे दी नहीं, सेल भी कितने रिकॉर्ड करूंगा? 1/5। बता दें जी कॉस्ट को कैसे फेंकना है खर्चे में, कॉस्ट को खर्चे में कैसे फेंकना है। पूरी कॉस्ट पकड़कर 5 से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। ये एंट्रीज याद आ रही हैं थोड़ी थोड़ी? हमारे साल कितना खर्चा हो गया? 10। लेकिन बुक कितना करना है? बुक टाइम बेस पे या कॉस्ट की परसेंटेज निकाल के? टाइम बेस पे। तो टोटल खर्चा सारे सालों का 28 को डिवाइड करूं अगर 5 से, तो 1 साल का खर्चा 5.6। 3 एंट्रीज कर ले।
मेरे ख्याल से ये 10,000 के ना वाइपर वगैरह खरीद के आपने रख लिए होंगे, मुझे फील हो रहा है 10,000 के वाइपर वगैरह खरीद के रख लिए होंगे। इसमें से 5 या 6 के वाइपर यूज हो गए हैं, बाकी वाइपर बाद में यूज हो जाएंगे। टोटल वाइपर यूज होने हैं 28,000 के। इस तरह के सवाल किए थे, उनकी जर्नल एंट्रीज भी की थी हमने, तो टाइम बेसिस जरा रिवाइज कराना था। सारे सालों में कितना खर्चा आने? 18 नहीं, सारे सालों में 28, तो हमारे साल में टाइम बेस पे 5.6। 1 मिनट, तस्वीर लेनी है तो फिर मैं ये काट दूं। 36% वाली कैलकुलेशन अलाउड नहीं है, अनलेस के सवाल क्या कहते हैं, कॉस्ट पे। चलो भाई कमाल होगी। आखिरी बात, कॉन्ट्रैक्ट एसेट और रिसीवेबल की डिस्कशन हमने छोड़ दी थी लास्ट क्लास में, उसको मैं रिज्यूम करने लगा हूं। वही 3 सवाल, सिर्फ वही 3 सवाल। वो 3 सवाल आपके सामने मैं खोलता हूं, आपने मुझे बताना है कि एंट्री में डेटर आने, जिसे मैं रिसीवेबल कहता हूं, या कॉन्ट्रैक्ट एसेट आना है। तसल्ली से सवाल देखिएगा। मैं शुरू करने लगा हूं मोबाइल वाले सवाल से। मोबाइल वाले सवाल से ये सवाल किया था हमने पेज 321 के ऊपर, पेज 321 के ऊपर। तो तरतीब से मैं सब लिखवा देता हूं, मेरी तरह बात सुनिएगा तसल्ली से। मसला ये है कि रिसीवेबल बुक करना है या कॉन्ट्रैक्ट एसेट। ऑन 1 जनवरी 2014 उमर एंटर्स इनटू अ 12-month पे मंथली कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ मोबाइल फोन। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि प्लान ऐसे होगा, मोबाइल तुम्हें हम डिलीवर कर देंगे इस दिन, आपने पैसे देने हैं 200 रुपए, ये आपने देने हैं अनलिमिटेड फ्री मिनट्स के, मोबाइल आपको फ्री में दे रहे हैं। उमर इज बिल्ड ऑन लास्ट डे ऑफ मंथ, आपको बिल आ जाया करेगा महीने के आखिरी दिन। किस वजह से बिल आएगा? भाई इधर देखो यार, इसको अटेंटिव करो भाई, किस वजह से बिल आएगा? सर्विसेज यूज करने की वजह से। और आप बिल पे कर दिया करेंगे कितने दिनों बाद? 5 दिनों बाद। मेरा आपसे यह सवाल है, मैं जिस वक्त मोबाइल बेचाए तो मैं मोबाइल का रेवेन्यू बुक करूंगा, क्योंकि कंट्रोल ट्रांसफर हो गया, ये आसान एंट्री हो गई, मैं मोबाइल का रेवेन्यू बुक करूंगा। रिसीवेबल डेबिट करूं या कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट करूं? मुझे जरा एक सवाल पूछ लेने दीजिएगा अपने आप से, रिसीवेबल डेबिट करूं या कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट करूं? मुझे बताएं, जो भी अगली बिलिंग या पेमेंट आपको नजर आ रही है, जो भी चीज आपको नजर आ रही है अगली बिलिंग या पेमेंट, वो बिलिंग या पेमेंट अगली 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 जो भी बिलिंग या पेमेंट कोई आपको नजर आ रही है अगली, वो किस दिन है? बिलिंग कर लो यार, बिलिंग कर लो, बिलिंग या पेमेंट जो भी आपको नजर आ रही है, बिलिंग दोनों में से जो नजर आ रही है वो जरा जो जल्दी नजर आ रही है उसे उठा लो। अगली बिलिंग नहीं, बिलिंग या पेमेंट में से जो चीज जल्दी नजर आ रही है, बिलिंग इज सेंड ऑन लास्ट डे ऑफ मंथ। तो जो भी बिलिंग या पेमेंट आपको अगली नजर आ रही है जरा वो उठाएं, दोनों में से जो नजर आ रही है पहले वो उठाएं जरा। अगली बिलिंग या पेमेंट आपको कब नजर आ रही है? वो जो बिलिंग या पेमेंट है जो भी है आपकी, वो बिलिंग या पेमेंट किसी चीज पे डिपेंडेंट है। वो क्या चीज है? सर्विस। अगर आप नहीं देंगे तो वो बिलिंग या पेमेंट। इसका मतलब है, इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन 1 जनवरी एंड आई एम पासिंग एंट्री, आई विल आस्क मी अ क्वेश्चन, मैं अपने आप को एक क्वेश्चन पूछूंगा। अगली जो भी बिलिंग या पेमेंट नजर आ रही है, जो दोनों में से पहले नजर आ रही है, चाहे बिलिंग नजर आ रही है चाहे पेमेंट पहले नजर आ रही है, जो भी बिलिंग या पेमेंट की आपको आगे फ्यूचर नजर आ रहा है, वो बस ऐसे ही कोई डेट है या वो किसी से लिंक्ड है? किस चीज से लिंक्ड है? 1 महीना सर्विस देने से। इसलिए मैं आज खड़े होकर फ्यूचर में सोचूंगा कि फ्यूचर के अंदर क्या होगा,
फ्यूचर में क्या होगा, अगली बिलिंग या पेमेंट कब होगी, 31 दिन बाद, और वो किसी और चीज से लिंक्ड है। इसका मतलब है अभी मैं रिसीवेबल बुक ना करूं क्योंकि मैं उससे रिसीवेबल मांग नहीं सकता। किस मुंह से पैसे मांगूं, इट इज डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर। लेकिन 31 दिसंबर को मैं उससे 31 जनवरी को मुंह खोल के पैसे मांगने का हक रखता हूं, एज पर कॉन्ट्रैक्ट बिलिंग कर दूंगा। अब मैं क्या एंट्री कर लूं, रिसीवेबल डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्रेडिट। ठीक है, थोड़ा सा मिजाज बने आपका, एक 2 मिनट मुझे और दें। एक सवाल था प्रेक्लूड वाला, प्रेक्लूड वाले सवाल में हमने एक एंट्री की थी। एक होता है एंट्री का आसान हिस्सा, पता है क्या होता है, वो होते हैं रेवेन्यू बुक करना, पुरानी लाइबिलिटी खत्म करना और कैश बुक करना। ये इजी मार्क्स होते हैं पेपर में। फटा आके खड़ा हो गया यहां पे, कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉर्ड करूं या रिसीवेबल रिकॉर्ड करूं। इसके लिए मेरा बैलेंसिंग मैंने रिसीवेबल में डाला है या कॉन्ट्रैक्ट एसेट में। अगली पेमेंट या बिलिंग मैं देखता हूं, अगली 31 दिसंबर को नहीं, अगली पेमेंट या बिलिंग कब है, 31 दिसंबर के बाद, 31 दिसंबर के बाद अगली पेमेंट या बिलिंग कब है। द कस्टमर विल पे ऑन 31 दिसंबर, नो, अगली पेमेंट कब है, 31 दिसंबर, और 31 दिसंबर 9 को देखिएगा प्रोजेक्ट भी पूरा हो रहा है। द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पोजेशन इज 9। अब प्रोजेक्ट भी 9 को पूरा हो रहा है और अगली पेमेंट भी 9 के एंड पे मैं मांग रहा हूं। इट मींस के 31 दिसंबर 8 को खड़े होकर अगर मैं फ्यूचर को देखूं तो सेलर मुझे कंप्लीट करके देगा तो मैं पैसे दूंगा। इट मींस कि 31 दिसंबर 8 पे खड़े होकर मुझे जो फ्यूचर नजर आ रहा है, उस फ्यूचर में जो मुझे पैसे मिलने हैं, क्या वो आज मांग सकता हूं। मेरी एंट्री क्यों नहीं टैली कर रही, मेरी एंट्री इसलिए टैली करनी कि सेल की फिगर हो रहा है, कैश की फिगर हो रहा है, मेरी एंट्री आउट होगी। अब मेरा सवाल है कि ये रिसीवेबल डालूं या कॉन्ट्रैक्ट एसेट डालूं। इसका जवाब मैं आपसे पूछता हूं, क्या जो अगली बिलिंग या कैश मुझे नजर आ रहा है, क्या वो किसी परफॉर्मेंस के साथ लिंक्ड है, क्या वो परफॉर्मेंस है। ये बिल्कुल फिर उसी तरह का सवाल बन गया कि प्रोडक्ट ए के पैसे तब दूंगा जब प्रोडक्ट बी बेचोगे। तो जब तुम मुझे बिल्डिंग डिलीवर करके दोगे, बकाया पैसे पर राइट तेरा तब बनेगा। इसका मतलब 31 दिसंबर 9 कंप्लीशन की डेट भी है बिल्डिंग की, और 31 दिसंबर 9 पेमेंट मांगने की डेट भी है। तो अगली पेमेंट डिपेंड करती है परफॉर्मेंस पे। इसका मतलब है आज मेरा राइट नहीं है उससे पैसे मांगने का, इसलिए अनकंडीशनल राइट है या कंडीशनल राइट है। इसको मैं क्या डेबिट करूं, कॉन्ट्रैक्ट एसेट। थोड़ी देर पहले मैंने मोबाइल बेचा है, मोबाइल के पैसे कब मांगू, मोबाइल के पैसे नहीं मांगूंगा जब तक उसे क्या ना दे दूं, सर्विस ना दे दूं। तीसरा और आखिरी सवाल, इंशाल्लाह उम्मीद है इससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रोम्बस वाला सवाल, रोम्बस वाले सवाल में हमने रोम्बस वाले सवाल में वी विल सेल प्रिंटर अलोंग विद सॉफ्टवेयर, द प्रिंटर रिमेन्स फंक्शनल विदाउट द सॉफ्टवेयर। प्रिंटर डिलीवर कब हुआ है ये मैं जरा ढूंढना चाह रहा हूं। वी विल सेल प्रिंटर डिलीवर कब हुआ है, प्रिंटर एज पर द पेमेंट टर्म CL पेड 30% on Jakam January while 50% was paid at the time of डिलीवरी ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर कब डिलीवर हुआ, यकम मार्च को। प्रिंटर कब डिलीवर हुआ, यकम मार्च को। अच्छा, यकम मार्च को प्रिंटर डिलीवर हुआ है। मुझे ये बताएं, सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में उसने कहा था, यार ना किया करो ना ऐसे, जो क्लास चल रही है किसी को कह देना था। अच्छा, प्रिंटर कब डिलीवर हुआ है, बोलें अभी आगे आओ, रिलैक्स आराम से। हाँ, प्रिंटर कब डिलीवर हुआ है, बोलें यकम मार्च को। डिलीवरी ऑफ प्रिंटर हो गई यकम मार्च को। अच्छा, ये मुझे बता दें न्यू वर्जन सॉफ्टवेयर का कब डिलीवर करना है, बोले अगले साल। न्यू वर्जन सॉफ्टवेयर का कब डिलीवर करना है, अगले साल। और मेंटेनेंस सर्विस तो 7 हर महीने देनी है। अब हुआ क्या था कि जब हमने इसकी की एंट्रीज, तो एंट्रीज करते ही एक मसला आया। जैसे ही मैंने प्रिंटर की सेल बुक की और उसका जो सॉफ्टवेयर है उसकी सेल बुक की, तो फौरन एक मसला आया। मसला देखें क्या आया। जैसे ही मैंने
प्रिंटर बेचा तो मैंने पुरानी लाइबिलिटी कैंसिल की और मैंने कैश रिसीव किया। अब मैं इसी तरह सोच रहा हूं कि मैं रिसीवेबल डेबिट करूं या कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट करूं। मैं पेपर में यकम मार्च पे खड़े होकर सोचूंगा अगली बिलिंग या कैश कब है। वही सवाल, अगली बिलिंग या कैश कब है। डरते डरते मैं सवाल में गया अगले। अच्छा मुझे बता दें, वैसे मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कितनी रह गई हैं? 2। अगर आप लोगों ने सवाल किया था, मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस 2 हैं। एक मेंटेनेंस सर्विस है, वो तो पूरा हर महीने देनी है, और एक मेरी ऑब्लिगेशन है सॉफ्टवेयर अपग्रेड बेचना, और वो अगले साल बेचना है। अब मुझे बता दें मेरी 2 ऑब्लिगेशंस रह गई हैं रिमेनिंग। नंबर 1 सॉफ्टवेयर बेचना है अगले साल, और मेंटेनेंस सर्विस देनी है रोजाना। ये मेरी 2 ऑब्लिगेशंस रह गई हैं। अच्छा अब मुझे बताएं मैं खड़ा किधर हूं? यकम मार्च को। मैं जाके ढूंढूंगा सवाल में दीवानावार कि अगली पेमेंट या बिलिंग कब करनी है। मैंने अगली पेमेंट या बिलिंग कब करनी है? अगली पेमेंट कब करनी है? फरवरी में। फरवरी में कुछ लिखा हुआ है पूरे सवाल में कि फरवरी में आपने मेंटेनेंस देनी है, फरवरी के अंदर आपने सॉफ्टवेयर अपडेट बेचना है। क्या आपको पेमेंट जो फरवरी में होनी है वो किसी और चीज से लिंक होती नजर आ रही है? पहले सवाल में उसको मैंने जब मोबाइल महीना सर्विस देनी थी तब बिल भेज सकता था। दूसरे सवाल में 31 दिसंबर 9 ही पेमेंट डेट आ रही थी, 31 दिसंबर 9 ही कंप्लीशन डेट आ रही थी। इस सवाल में भी 2 वादे हैं, लेकिन वो जो 2 वादे हैं सॉफ्टवेयर अपडेट और रोजाना मेंटेनेंस सर्विस देना, उनका इस यकम फरवरी से कोई दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है। इसका मतलब है जो फरवरी में मैंने उसे पेमेंट करनी है, क्या बल्कि कस्टमर ने मुझे करनी है, जो फरवरी में मुझे पेमेंट आनी है, क्या मैं उसके लिए सिर्फ वक्त गुजरने का इंतजार करूं या कोई सर्विसेज भी दूं? कोई सर्विस से लिंक नहीं, मैं सिर्फ किसका इंतजार करूं? रिसीवेबल वो एसेट होता है जिसमें सिर्फ इंतजार करना होता है वक्त गुजरने का। अब मैं बड़े फखर से डेबिट क्या करूंगा? बोलें क्या डेबिट करूंगा? रिसीवेबल। मोबाइल वाले में कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्यों डेबिट किया? यकम को खड़ा था, मोबाइल बेचा था। अगली बिलिंग या पेमेंट किस पे डिपेंड करती है? 1 महीना सर्विस देने पे, वरना अगले को बिल नहीं भेज सकता। पिछले सवाल के अंदर 31 दिसंबर 8 को मेरी एंट्री टैली नहीं कर रही थी। मैं रिसीवेबल डेबिट करूं या कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट करूं, ये डिपेंड करता है कि अगली पेमेंट कब है। अगली पेमेंट 31 दिसंबर 9 को थी, वो किस पे डिपेंडेंट थी? एग्जैक्ट डेट्स मैच कर रही थी। 31 दिसंबर 9 को बिल्डिंग भी पूरी करके देनी थी। इधर क्या इस सवाल के अंदर फ्यूचर के अंदर मैं सोचूं अगर खड़ा होके, तो यकम मार्च के बाद जो बकाया पैसे आने हैं वो कब आने हैं? जो भी पैसे हैं कब आने हैं? फरवरी में। फरवरी में जो पैसे आने हैं क्या वो किसी और चीज के साथ सवाल में लिंक्ड हैं? तो व्हाट डज इट मीन? मैं रिसीवेबल की एंट्री कर लूं। तो इसलिए जब तक कोई चीज किसी से लिंक ना हो जाए, कुछ सवाल तो क्लियर हुआ करेंगे। जैसे प्रोडक्ट ए और बी वाला था, उसमें क्या लिखा हुआ था? प्रोडक्ट ए बेच दो और बी का अनकंडीशनल राइट तब मिलेगा, सॉरी ए का अनकंडीशनल राइट तब मिलेगा जब बी बेचो। ये हैं वाजे सवाल। कुछ सवालों में कॉन्ट्रैक्ट एसेट हिडन होता है। वो कौन से 2 सवाल हो गए? एक मोबाइल वाला और ये प्रेक्लूड वाला, प्रोग्रेस जिसके अंदर लिखी हुई थी, और यहां पे कोई ताल्लुक नहीं था किसी चीज से, इसलिए हमने क्या बुक किया था? रिसीवेबल बुक किया था। मैं कोशिश करता हूं अगली क्लास में अगर कोई और सवाल आपको ढूंढ के इस तरह का एक और दिखा दूंगा, फिर आपसे पूछूंगा बताएं इसमें कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट करने या इसमें रिसीवेबल। वैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये कोई इतना वो कॉन्सेप्ट नहीं है। अब जी स्टैंडर्ड के पैराज निकाल लें। मैं ज़रा अब अगले लेक्चर का प्लान बता दूं आपको, लेक्चर 114 का, ताकि स्टैंडर्ड के पैराज करके इसको ख़त्म करें हम। थ्योरेटिकल डिस्कशन इंशाल्लाह हमारी ये 15 मिनट की होगी। ये करंट नॉन करंट बाइफर्केशन 15 मिनट की होगी। ये टाइम मिला तो कर लेंगे। ये 10-15 मिनट का होगा, ये 15 मिनट का, टोटल 1 घंटे की चीज़ रह गई है। अब आज नहीं करा रहा, लिमिट होती है हर एक बंदे की भी एक, तो आप लोगों की भी लिमिट एग्जॉस्ट हो जाएगी। जिसको शौक है कल आ सकते हैं, वरना मैं कोशिश करूँगा कल की क्लास जूम पे चलाऊँ, इधर ही आके इधर करूँगा, चलाऊँगा साथ जूम पे, ताकि जो इधर बैठे हुए हैं वो भी देख लें। लेकिन जूम पे चलाने का मसला ये होता है कि वाइट बोर्ड पे नहीं लिख सकूँगा, कोई मसला नहीं। इधर आ जाऊँगा कल सुबह में 11:30 बजे इंशाल्लाह।
तो बाकी आपको पता है शुरू हो तो फिर हमें एक भी बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता। स्टैंडर्ड के पैराज ही खोलना शुरू करें IS 1037 से। निकालें स्टैंडर्ड IS 37 निकालें। IS 37 हमारी किताब के अंदर एक पैरा है, अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपका भला करे। ये अलग लेक्चर कर दें? अच्छा चलें, ठीक है ठीक है। अच्छा यार इसको करो आप दी एंड लेक्चर 113 का। कल इंशाल्लाह लेक्चर 114 कोई घंटे सवा का